नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन हमारे खास पेशकश की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बरसात बिछने लगी है। लेकिन गुरुवार को बिहार में जो बड़े बदलाव के संकेत दिखे, उस पर आज मुहर लग सकती है। आज ओवैसी को महागठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज बिहार में महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दल यानी कि कांग्रेस और आरजेडी की राजधानी पटना में मीटिंग होनी है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है, तो वहीं दोपहर 2 बजे आरजेडी की भी राजधानी पटना में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन बिहार चुनाव में सिर्फ ओवैसी ही चुनौती नहीं देंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी अब ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है कि बगैर किसी गठबंधन यानी कि किसी अलायंस के वो बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब अरविंद केजरीवाल एकला चलो की राह पर निकल तो पड़े हैं, जो उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल अब किसका गेम बिगाड़ेंगे। वहीं नजरें सभी की इस पर भी टिकी हुई हैं कि आज ओवैसी को लेकर महागठबंधन की तरफ से क्या बड़ा फैसला आता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टी फिलहाल कोशिश और पशुपेक्ष की स्थिति में है, किस तरह से अपने जनादेश को मजबूत किया जाए। वहीं अब ओवैसी की एंट्री होना, क्योंकि ओवैसी के तरफ से यहां पर एक चिट्ठी लालू प्रसाद यादव को लिखी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी एक बहुत बड़ा दावा चल दिया है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है, लेकिन पहले आपको वो बड़ा बयान सुनाते हैं जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो बिहार में अकेले ही बिना किसी गठबंधन, बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर और सियासतदानों का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिएगा। बिहार में चुनाव है, तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार में चुनाव है, कोई धर्मनिरपेक्ष वोट इस बार इधर उधर नहीं होने वाला है, कोई बिखराव नहीं होने वाला है। पूरे तौर पर बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। और बीजेपी केंद्र सरकार की उल्टी गिनती बिहार चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो जाएगी। AIMIM का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं, और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की, वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है। इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा, इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है। धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बिहार में किसी को नहीं चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं तो सब महफूज है। कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, मंदिर की भी घेराबंदी होती है, चर्च की भी घेराबंदी होती है, गुरुद्वारा की भी घेराबंदी होती है। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं, कि आपने कहा था कि 4 मेरा MLA तोड़ा है, हम 40 लेंगे। लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाजा ओवैसी साहब खोलिए, तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाजा तो नहीं खुलना है। हालांकि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM पार्टी के, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है। अभी फिलहाल महागठबंधन की तरफ से कोई भी बड़ा ऐसा ऐलान या कोई भी बड़ा ऐसा दाव नहीं खेला गया है, लेकिन हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि महागठबंधन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का बड़ा फैसला लेता है, विशेषकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब दोनों ही दलों की, घटक दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आरजेडी की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी। उस पर भी क्या कुछ देखने को मिलेगा, उस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जिक्र किया जाए आरजेडी के तमाम नेताओं का, तो आरजेडी के जो रिएक्शन अब तक सामने आया उसमें यह कहा जा रहा है जो AIMIM पार्टी है, जो ओवैसी हैं, उन्होंने हमेशा से बीजेपी पार्टी के लिए बी टीम की भूमिका निभाई है। तो ऐसे में चाहे सेकुलर वोट का हवाला दे या किसी भी चीज का हवाला दे, उनको महागठबंधन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। लेकिन पूरा फैसला लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी पर टिका हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी अपने लोभ के लिए, अपने यहां पर जो
जनादेश को और मजबूत बनाने के लिए अब क्या करती है वो तो उस पर देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए आम आदमी पार्टी का, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे कई राज्यों में, जहां पर गुजरात की एक सीट में और इसके साथ ही पंजाब की एक सीट पर जो जहां पर आम आदमी पार्टी को यहां पर जीत मिली थी, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। अब बिहार में जब ताल ठोकी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से तो हर कोई सोच रहा था कि बिहार में शायद आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब जब इस तरह से बैकफुट पर गेम खेलने की कोशिश की है तब तब आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और नुकसान दूसरी पार्टियों को हुआ है। उनके वोट बैंक जो है वो माइनस में हमेशा से गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी यहां पर अकेले लड़ भी रही है, जो बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया कि जो हमारा गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, लोकसभा चुनाव के बाद फिलहाल राज्य में विधानसभा चुनाव किसी भी राज्य में हो, हमारा किसी से कोई गठबंधन कोई ताल्लुकात नहीं है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आज हम इस पूरे मामले को लेकर मसले को लेकर चर्चा करेंगे। राकेश पोद्दार जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, किशोर कुमार जेडीयू के प्रवक्ता, निशांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलजेपीआर के अरुण कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप चारों का हिंदी खबर में। शुरुआत अरुण कुमार यादव जी मैं आप ही के साथ करूंगी क्योंकि आरजेडी की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी सर, लेकिन ओवैसी की तरफ से तो नहीं, लेकिन एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनकी तरफ से आप लोगों को लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। उस पर आप लोगों का क्या सोचना है? अरुण जी आवाज पहुंच रही है सर मेरी आप तक? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। ठीक है सर, अभी आप फिलहाल ऑडियो कनेक्शन इशू हो रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश पोद्दार जी आपके पास आते हुए फिलहाल इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए महागठबंधन में तो फिलहाल खींचतान है और अपने आप को मजबूत करने की जो कवायद जो कोशिश है वो लगातार हो रही है। अगर सभी दल एक साथ हो जाएंगे तो क्या बीजेपी जेडीयू को बड़ा नुकसान होगा 2000 अभी के चुनाव में? देखिए, पहला नंबर जो बिहार की विचारधारा है रितु जी, बिहार में जो विचारधारा सब अलग अलग हो गए। आज लोकसभा के चुनाव में एक साथ रहते हैं, विधानसभा के चुनाव में सब अलग अलग हो जाते हैं। इनकी विचारधारा देखिए, और जो सामाजिक नैतिकता की बात करते थे लालू प्रसाद यादव जी, वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज एआईएम कह रहा है कि मैं महागठबंधन में आना चाहता हूं, मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बाहर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर पूरी जोर आजमाइश तो ये है किसी तरह से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंके, और हर राजनीतिक विपक्षी पार्टी फिलहाल तो यही सोच के एक साथ एकजुट हो रही है। देखिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने का औकात किसी का नहीं है। जनता जब तक हमें वोट देगी, लोकतंत्र में जब तक हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, कोई उखाड़ के फेंकने की नहीं है। हमारा मुद्दा है विकास का, विकसित का, हम उस पे काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हम उसके लिए काम करते हैं। हम लोग सत्ता के लोभी नहीं है, हम सत्ता के पीछे नहीं जाते हैं। हम समाज में हर व्यक्ति की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास चाहिए। हम कोई समीकरण नहीं बनाते। रितु जी, आज बिहार में बड़ा दुर्भाग्य है। एक कहते हैं मैं समाजवाद हूँ, दूसरी तरफ माय समीकरण लाया है रितु जी। माय समीकरण का मतलब क्या होता है? मुसलमान और यादव और बाकी बताइए, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगरा की बात कौन करेगा? उत्तर प्रदेश जाइए तो अखिलेश यादव पीडीए ले आते हैं, पिछड़ा, दलित, अगरा की बात करते हैं, वहां अल्पसंख्यक की बात कौन करेगा? हमने जो काम किया है, विकास का जो काम किया, विकास का जो पैमाना है, उस पर हम लोगों ने किया। आज देखते थे प्रधानमंत्री आवास योजना किया माध्यम से लगभग 40% मुसलमान लोगों ने उसका लाभ लिया, जिसमें पासवानदा 83% लाभ लेने का काम किया। चाहे शौचालय बनाने की बात हुई, हम लोग सबका साथ चाहिए। हम लोग कोई समीकरण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए एक ही विचारधारा है कि राष्ट्र सर्वोपरि और विकास और विकसित हमारे लिए हमारी विचारधारा। इनकी विचारधारा देखिए सत्ता के लिए। आप एक चीज बताइए, हमें कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते रितु जी। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि धर्म की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं। और सिया जो उन्होंने जो वहां पे जो एक सरिया के तहत जो बिहार में गांधी मैदान के अंदर एक प्रोग्राम इन्होंने रैली की, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुसलमानों की तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारे मदरसा छीन लिए जाएंगे।
मैं कहता अनुच्छेद 25 कहता है किसी को औकात नहीं, बाबा साहब के संविधान अनुच्छेद 25 में लिखा है किसी की दाढ़ी को तकलीफ नहीं होगी, किसी की टोपी की तकलीफ नहीं होगी, किसी के मदरसे नहीं छीने जाएंगे, किसी का कब्रिस्तान और मस्जिद नहीं छीने जाएंगे। इन्होंने धार्मिक रूप से एक रैली की जिसमें स्पष्ट रूप से तेजस्वी ने कहा, इसीलिए हम लोग कहते हैं नमाज बात मत बनिए, आप विकसित बिहार बनाने की बात करिए। अब विकसित जब बिहार होगा तो देश विकसित होगा, उस पर काम कीजिए। आप विचारधारा की बात करते हैं, इन लोगों की विचारधारा देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का विचारधारा देखिए, उधर से झारखंड से जेएमएम आ रहा है, फिर हमारी में हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र है, आप लड़िए। तो सर सवाल मेरा यही तो था, आपने शुरुआत में आपने हालांकि सब चीज यहाँ पर बता दी और लपेट ली, दूसरी पार्टियों को भी यहाँ पर निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में सवाल मेरा यही था कि सभी विपक्षी पार्टी एक साथ आने की कोशिश कर रही है सिर्फ इसलिए किसी तरह से बीजेपी और जेडीयू को इस बार सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा बिहार में? कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। देखिए रितु जी, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। इनकी जो वोट बैंक है 35% पर आके हार जाती है, जो इनका समीकरण 35 पर आता है। हम 35 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग लगभग आज हमारे पास वोट परसेंटेज लगभग 60% 65% होता है। जब हम चुनाव में जाते हैं अपने घोषणा पत्र के साथ जाते हैं, अपने ठीक है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और उसी कॉन्फिडेंस में बीजेपी है कि किसी भी तरह का नुकसान फिलहाल बीजेपी पार्टी को तो नहीं होना, चाहे महागठबंधन किसी को भी अपने पाले में ले ले। अरुण कुमार यादव, रितु जी मैं एक और स्पष्ट, रितु जी जल्दी से सर, और भी मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ। रितु जी एक सेकंड में, हाँ जी, 2020 का चुनाव था बिहार विधानसभा का। चुनाव आयोग कह रहा कि 12,000 वोटों से हमारा फर्क था इनका, राष्ट्रीय जनता दल भी कह रही है। लेकिन उस समय में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अलग से चुनाव लड़ रहे थे। आज जो हमारे साथ हैं तो हम 225 के पास जाएंगे और चिराग पासवान को 24,60,000 वोट आया। ठीक है सर, अब साल के अंत में चुनाव होने हैं, उसका थोड़ा इंतजार हम सभी को करना होगा। बिहार के वासी भी कर रहे हैं कि किस तरह से अब चीजें सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता। अरुण कुमार यादव जी, आपके पास आते हुए AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी गई, पहला रिएक्शन में इसी पर लूंगी। आप लोगों की तरफ से क्या सोचना, क्या ओवैसी को आपकी पार्टी में यहाँ पर किसी भी तरह से जो इच्छा वो जाहिर कर रहे हैं वो आप लोगों की तरफ से पूरी की जाएगी? क्योंकि मृत्युंजय तिवारी और कई ऐसे आरजेडी के नेता हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि AIMIM पार्टी की तरफ से हमेशा से बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभाई है। देखिए रितु जी, इन सवालों के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अधिकृत हैं। सर मेरा सवाल आपसे है कि अरुण कुमार यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता आप हैं, सर आपका क्या सोचना, आपका पर्सनल ओपिनियन भी तो कुछ होगा, आप लोगों का क्या सोचना है? क्योंकि आप लोगों की पार्टी के कई रिएक्शन आ चुके हैं। मैं रितु जी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की बात को ही हम रख रहे हैं। और आपको पता है महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी, और उस गठबंधन में बिहार में 6 दल हैं। अब कई पार्टियां आतुर है महागठबंधन में शामिल होने के लिए, तो इसके लिए जो कमेटी है वो तय करेंगे। जहां तक हमारे साथी बोल रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माय समीकरण की बात, अरे भाई नहीं, मैं तो माय समीकरण की बात, मैं तो मुद्दे की बात करता हूँ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात करते हैं। जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं बिहार में, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, गरीबी है, भूखमरी है, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का नारा भी है। और आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देश के राजनीति में पहली बार तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की राजनीति बिहार से शुरू की, और इन मुद्दों की राजनीति पर एनडीए को भी आना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को भी आना पड़ा, जो लगातार भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीति किया करते थे। मंदिर, मस्जिद, नफरत, टोपी, क्या क्या जो है, मंगलसूत्र, मुजरा, मछली, मटन, ये सब उनके मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे तो जो जनता के सवाल हैं वो मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं, और लंबी लकीर भी खींची है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो माय बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो अभी 400 रुपया मिलता है उसे बढ़ाकर 1500 रुपया देने का काम करेंगे। वृद्ध जनों को, विकलांगों को, जो है
और विधवाओं को हाँ। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, नौजवानों के लिए कई तरह की योजना बनाई, युवा आयोग का गठन करने का काम करेंगे, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का काम करेंगे, ठीक है। पहला हक बिहार के संसाधन पर, नौकरी पर, ठीक है सर, ये रोजगार दावे का वादे तब करिएगा जब आप बिहार के विधानसभा चुनाव नौजवानों के लिए को प्रचार होगा। प्रसार के लिए आपने मैदान में देखा 2 उतरेंगे, दशक से क्योंकि बिहार मुझे तो के ये समझ में नहीं आता कि जब आपको डिबेट में बुलाया जाता है तो जो सवाल आप लोगों से पूछा जाता है उसके इतर आप कुछ भी आए दाएं साएं की बात करते हैं, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आपकी पार्टी के भी कई रिएक्शन अब तक सामने आ चुके हैं, उसी के आधार पर हम डिबेट कर रहे हैं। ऐसे में किशोर कुमार जी आपके पास आते हुए, फिलहाल जेडीयू पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और वो स्थिति होगी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि इस बार तो हर हाल में जेडीयू की शर्मनाक हार होनी है। देखिए रितु जी, नमस्कार। सबसे पहले तो एक छोटा सा अनुरोध है, मेरे नाम में करेक्शन कर दें, किशोर कुणाल लिखेंगे तो ठीक होगा। ठीक है सर। कुमार लिखा हुआ है, उसको तो मिल जाएगा। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, बिहार का चुनाव पूर्ण रूप से माननीय नीतीश कुमार जी की छवि, माननीय नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी और माननीय नीतीश कुमार जी के भविष्य प्लान पर टिका। बाकी लोग, चाहे ओवैसी साहब की बात हो या लालू प्रसाद यादव जी की बात हो, आप उसी चिट्ठी का बात करें जिस चिट्ठी पे आपने आज डिबेट रखा है, जिस पत्र के आलोक में आपने डिबेट रखा है, तो एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं जी। और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुलाई 2022 में बोलते हैं कि जो हमारा 4 पूरा है, 4 एमएलए पूरा है, उसका हम 40 एमएलए तोड़ लेंगे। ये पूर्ण रूप से नूरा कुश्ती, और ये नूरा कुश्ती है किसी तरह से भोले भाले अल्पसंख्यक समाज के वोटरों को अपने पाले में लेने का। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को बेहतरीन विकास देने का काम किया, चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे वो मंदिर का घेराबंदी हो, चाहे गुरुद्वारा का घेराबंदी हो। हमने धर्म आधारित राजनीति नहीं की है, और इन लोगों की नूरा कुश्ती सिर्फ इसी बात की है कि हमें किसी तरह से अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करना है, और ऐसा होने नहीं जा रहा है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी न सिर्फ सबका साथ, सबका विकास करते हैं, बल्कि सबका विश्वास भी पिछले 20 वर्षों में जीत चुके हैं, और उनके चेहरे पर प्रदेश की जनता नीतीश कुमार जी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हुए भारी मतों से जिताने का प्रयास करेगी। ठीक है, जेडीयू भी पूरी तरीके से इसी दावे के साथ आगे बढ़ रही है कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर जीत दर्ज होगी। निशांत मिश्रा जी, एक तरफ ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये बड़ा दाव खेलना या फिर ये दावा करना कि वो एकला चलेगी बिहार विधान इलेक्शन में। और अमूमन तौर पर सर ये भी आपने भी देखा होगा, ये देखने को भी मिलता है जब जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं और आम आदमी पार्टी अकेले खेलने की कोशिश करती है गेम, तो उस दौरान आम आदमी पार्टी को भले ही नुकसान हो, लेकिन दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है उनका वोट बैंक माइनस में चले जाता है, जिसकी काट करती है आम आदमी पार्टी। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मसले को लेकर? रितु जी, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। रितु जी, ये बिहार है और बिहार की राजनीति को समझना बहुत ही कठिन है। आप बिहारियों को अरविंद केजरीवाल जी इतने हल्के में ले रहे हैं, तो वो निश्चिंत रहे कि यहाँ पे बिहार में आके राजनीति करना कोई कच्ची गोटी का खेल नहीं है। खैर, मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अभी किशोर भाई ने कहा कि ओवैसी जी ने कहा था कि मेरे 4 ले गए तो मैं 40 ले जाऊंगा जी, लेकिन अब देखिए कि अब वो चाह रहे कि हम किसी तरह गठबंधन में आ जाए। हाँ। तो देखिए, इससे साफ दर्शाता है कि वो किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। स्पष्ट है, जनता सब समझती है, और ये लोग हमेशा से मुसलमान समाज के वोटों के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन अब मुसलमान समाज भी इस चीज को समझता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज करता है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, तो विकास तो सबके लिए हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू के लिए विकास हो रहा है, बाकी समाज के लिए विकास नहीं हो रहा। विकास तो सबके लिए हो रहा है ना। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है बिहार के मुसलमान समाज भी समझ रहे हैं, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन हो, सभी लोगों ने हमेशा से इनको ठगने का काम किया है। तो इस बार इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। एनडीए इस बार बहुत मजबूत रूप से सरकार बनाएगी, चाहे एआईएमआईएम आ जाए या अरविंद केजरीवाल जी आ जाए या कुछ हो जाए, इन लोगों का कुछ चलने वाला नहीं। ठीक है सर, एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, जो कि पशुपति पारस का भी एक रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, उनसे हाथ मिला लेंगे। तो इससे क्या किसी तरह से एनडीए को झटका लगेगा? देखिए, पशुपति पारस जी बस 10 लोगों का एक गुट है।
उनके पास ना तो कोई वोट बैंक है, ना तो उनके साथ लोग हैं, ना उनका संगठन है। हमारे पार्टी में थे, परिवार जब टूटी, पार्टी टूटी, उन्होंने अलग बनाया। उसके बाद आप देखेंगे पशुपति पारस जी राजनीति में कितने एक्टिवेट है। आप ये चीज देखिए कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में अगर उनको हाजीपुर से नहीं मिला, ना ही एक सीट मिला, तभी वो चुनाव लड़के देख लेते, आजमा के देख लेते। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल रूप से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसके बाद आए ही नहीं। तो मैं निश्चित तौर पे आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पशुपति पारस जी आए जाए रहे, इससे ठीक है, मतलब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एनडीए को भी किसी तरह का कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ेगा। राकेश पोद्दार जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। ओवैसी को लेकर क्या फैसला आता है वो तो सर आगे आने वाले समय में महागठबंधन 2 बजे के बाद पूरी तरह से क्लियर कर ही देगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को हर कोई बहुत छोटा समझकर चल रहा है। जब सर हम रास्ते में चलते हैं, अगर कोई तिनका या कोई छोटा सा पत्थर आ जाता है, वो अगर हमारे पैर से टकरा जाए तो बहुत दर्द होता है और उसको हम सिर्फ छोटा कह के टाल देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी उसी श्रेणी में डाल के बाद में आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा खेल खेल जाए? देखिए रितु जी, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की आजादी है। हमारा संविधान कहता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी आजादी है। लेकिन किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगने के बाद उन्होंने जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। रितु जी, आपको पता होगा, आप लोग ने दिखाया भी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता को जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने निर्णय दे दिया रितु जी, उनको सत्ता से भी बाहर किया और आपने स्पष्ट दिखाया कि आप भ्रष्टाचारी हैं। जिस व्यक्ति ने कसम खाई थी माँ बाप की, बेटे की, बेटी की, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, उन्होंने पार्टी बनाई। फिर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े और अरविंद केजरीवाल जी के साथ सत्येंद्र जैन हो स्वास्थ्य के मामले में जेल गए, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के मामले में जेल गए, खुद ही वित्त मंत्री होते हैं, पैसा सैंक्शन करते हैं और शिक्षा के में घोटाला करते हैं, वो जेल गए। उसके बाद संजय सिंह जेल गए। इनके सभी नेता जेल गए हैं और बिहार की जनता जानती है, पूरी देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा कैसा है। पंजाब में देखिए, वहां ठगने का काम किया, ठग के वहां से आप कहते हैं बिहार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के सामने विकास की बात होनी चाहिए, विकसित की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई निर्णय नहीं। हमारे पास नेता भी है, हम बता सकते हैं कि किस प्रकार नीतीश कुमार जी की तस्वीर और माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में भी लगाया और भाजपा के कार्यालय में भी लगाया और कार्य समिति में हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। जो 7 निश्चय पार्ट 2 का जो विकसित बनाने का बिहार का विजन था, उस पे हम लोगों ने मोहर लगाया है कि वो पार्ट 2 हम लोगों ने पूरा किया। चाहे नौकरी के मामले की बात है, और अभी आप राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कितनी बार बोला हूं कि 2021 में जो वैकेंसी थी उसमें हम लोगों ने 2022 में नौकरी देने का काम किया। उस समय भाजपा उनके साथ थी और 10 लाख नौकरियों का वादा हम लोग बिहार में बीजेपी ने बहुत से ऐसे काम किए गए हैं जो कि ऐतिहासिक और शायद बड़े बदलाव है। इस तरह का जिक्र लगातार अरुण कुमार यादव जी, राकेश पोद्दार जी कर रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल ये भी रहेगा, दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की बहुत बुरी हार रही हो, लेकिन ये भी तो नहीं गलत ठहराया जा सकता कि गुजरात और इसके साथ ही पंजाब का चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन गुजरात की एक सीट जहां पर हमेशा बीजेपी यहाँ पर बहुमत में रहती थी और बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां से भी एक सीट वो अपने पाले में ले आए। तो महागठबंधन अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ऐलान किया गया, उसके बाद महागठबंधन को कोई नफा नुकसान आप देख रहे हैं? सवाल हमसे क्या? अरुण कुमार यादव जी, अरुण जी आवाज पहुंच रही है सर? चलिए, एक किशोर जी आप ही से ये सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि राकेश पोद्दार जी की तरफ से बहुत सी बातें जिक्र किए जा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में वो हार गए थे, लेकिन इससे भी तो नहीं यहाँ पर झुटलाया जा सकता कि एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के वो सफलता हासिल करता है हर कोई, और वही शायद आम आदमी पार्टी कर रही है। गुजरात तो बीजेपी का गढ़ रहा सर, आप भी बखूबी जानते हैं वहां पर किस तरह की चीजें और स्थिति रही है। लेकिन वहां की जनता, जो सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था, वहां की जनता ने अरविंद केजरीवाल का चयन किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में गेम पलट जाए और हम यहाँ सिर्फ चर्चा करते रह जाएंगे आप लोग। देखिए रितु जी, अरविंद केजरीवाल जी को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। 2014 का चुनाव भी वो बिहार से लड़ चुके हैं। उनके उम्मीदवार 14 में भी चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव था वो, और तभी उन्हें समझ में आ गया था कि बिहार वह धरती है जो लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार में फर्जी वादे, लुभावनी वादे और हाइपोथेटिकल सिनेरियो को डिस्कस करके चुनाव नहीं लड़ा सकता है। और तब से आम आदमी पार्टी ने 2025 तक कोई भी चुनाव लड़ने का साहस बिहार में नहीं किया था।
इस बार वो कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता फिर से उन्हें सबक सिखाएगी। और मुझे नहीं लगता है जमानत जब्त होना तो बहुत छोटी सी बात होगी उनके लिए, उनका बिहार से नामो निशान मिट जाएगा। कई चेहरे आए, कई चेहरे गए जिन्होंने आम आदमी पार्टी को रिवाइव करने की लीड प्रयास किया था बिहार में, लेकिन सभी के सभी चेहरे अभी के डेट में अलूप हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और हम लोग समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है वह बिहार में संभव नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे बहुत ही मैच्योर होते हैं और उन्हें सही गलत अच्छे बुरे का बखूबी आइडिया होता है, बखूबी अंदाजा होता है। तो आम आदमी पार्टी को हम लोग किसी भी स्तर पर नोटिस नहीं कर रहे हैं। वो आए, शौक से लड़े, सारे सीट पर लड़े, और जब लड़ के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप ही के चैनल पे हम लोग उनके प्रभाव का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है सर। अरुण कुमार यादव जी, अगर आवाज पहुंच रही है तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार की आवाज आ रही, ठीक है सर, ठीक है, बिहार की जो जनता है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नकार नहीं रही है, आप लोगों को समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन अगर आने वाले समय में किसी पार्टी ने कुछ डिच कर दिया है, धोखा दे दिया, उसके बाद फिर क्या स्थिति महागठबंधन की? देखिए, जनता मन बना चुकी है। हाँ, जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार एनडीए सरकार को हटाना है, क्योंकि 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 17-18 साल से एनडीए की यहाँ सरकार है और बिहार हर मामले में फिसड्डी। आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखेंगे तो 20 साल के दौरान 65,000 हत्याएं हो चुकी, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना हो चुकी। लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो आंकड़ा जारी करता है, जहां ये बताया जाता है कि एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जंगल राज हो चुका है। अब आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। पर मेरे पास समय की कमी है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।